फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बाद में कंक्लूजन लिए गए। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एक क्वालिटेटिव लॉ है और जिसमें हमको ये पता चला कि कंडक्टिंग रिंग से अगर कोई फ्लक्स लिंक है और उस फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं तो जब तक चेंजेस आते रहेंगे तब तक उस कंडक्टिंग रिंग के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करता रहेगा। कंडक्टिंग रिंग से लिंक जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें अगर कोई चेंज नहीं आता है तो कंडक्टिंग रिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट नहीं होगा। इस स्टेटमेंट में यहाँ पर हमको ये पता नहीं चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कब कम या कब ज़्यादा जनरेट होने वाला है। तो इसके लिए फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और जो कि क्वांटिटेटिव लॉ कहा जाता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि कंडक्टिंग रिंग के साथ जो लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसके अंदर चेंज बहुत ज़्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा और इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा पैदा होगा। और अगर कम समय में चेंज हो रहा है, कंडक्टिंग रिंग के साथ कनेक्टेड अटैच्ड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत कम समय में फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मतलब कि रैपिड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टिंग कोइल हो रहा है, तो ऐसे केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा जनरेट करेगा और ये इंड्यूस्ड करंट को ज़्यादा जनरेट करने वाला है। लेकिन हमको फेराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में ये पता नहीं चला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंटल चेंज होगा या डिक्रीमेंटल चेंज होगा, तो ऐसी दो कंडीशंस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड करंट वो किस डायरेक्शन में होगा। ये जानकारी हमको फेराडेज लॉ में नहीं मिलती है। और अब हम लोग ये देखने वाले हैं लेंस लॉ, ठीक है। तो लेंस लॉ में हमें ये जानकारी मिलेगी कि इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल चेंजेस होने के कारण किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, किसके साथ लिंक है, वो कंडक्टिंग रिंग के साथ, कंडक्टिंग कोइल के साथ, है ना। तो अगर कंडक्टिंग कोइल के साथ अटैच्ड, कंडक्टिंग कोइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर इंक्रीमेंटल चेंज आता है या डिक्रीमेंटल चेंज आता है तो ऐसे दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो लेंस लॉ स्टार्ट करते हैं। तो लेंस लॉ का बेस ये है कि नेचर लव सिमेट्री, प्रकृति को सिमेट्री पसंद है। नेचर ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में है, ऐसा नेचर अपने आप को मानती है। तो नेचर अपने अंदर किसी भी तरह के होने वाले चेंजेस का विरोध करती है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आपने ये एक कंडक्टिंग कोइल ले लिया और इस कंडक्टिंग कोइल के पास आपने ये मैग्नेट रखा और इस मैग्नेट को आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन देते हो, मतलब रिलेटिव मोशन देते हो। तो ऐसी कंडीशन में नेचर ये बोलेगी कि नहीं, आप मोशन मत दीजिए, ठीक है ना। तो सपोज आपने ये एक कंडक्टिंग कोइल ली और आपने ये फॉरवर्ड मोशन दिया मैग्नेट को, ठीक है ना। तो नेचर क्या करेगी, नेचर ये कहेगी कि नहीं, आप ये फॉरवर्ड मोशन मत दीजिए। मतलब नेचर ये कहेगी कि इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है ना, उसके अंदर चेंज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से क्या करेगी, नेचर विरोध करेगी। और विरोध कैसे करेगी, नेचर जब ये मैग्नेट, सपोज मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड लेके जाते हो, इस कोइल की तरफ लेके जाते हो, तो होगा क्या कि नेचर इस कंडक्टिंग कोइल के अंदर कुछ ऐसा करंट, ऐसी डायरेक्शन में करंट पास करेगी जिससे कि इस कोइल का ये वाला जो फेस है ना, ये फेस नॉर्थ पोल बन जाए, ठीक है। और जब ये फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा तो ये आने वाले, अपनी तरफ आने वाले नॉर्थ पोल का विरोध करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना, यही नेचर की आवाज है, ठीक है। जब आप इस नॉर्थ पोल को आप बैकवर्ड मोशन देते हो ऐसे, तो नेचर कहेगी कि नहीं नहीं, जो था वो बिल्कुल ठीक था,
ठीक है, सब कुछ बैलेंस कंडीशन में चल रहा था। अब आप ये बैकवर्ड मोशन क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो नेचर क्या करेगी कि इस कोयल के अंदर कुछ ऐसा करंट पास करेगी, एसी डायरेक्शन में करंट पास करेगी, जिससे कि ये वाला जो फेस है ना, ये साउथ फेस बन जाए। और जब ये फेस साउथ फेस बन जाएगा तो ये दूर होने वाले मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा और अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नेचर यहां पर क्या कर रही है, नेचर यहां पर होने वाली चेंजेस का विरोध कर रही है। वो कह रही है कि चेंजेस मत लेकर के आओ। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच है और मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी तरह का चेंज आ रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से पैदा होगा, इस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे पैदा होगा जिससे कि वो अपने पैदा होने के, अपने प्रोड्यूस होने के कोज का, कारण का विरोध कर सके। ठीक है, तो यहां पर ये करंट क्यों पैदा हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा था? क्योंकि आप है ना मैग्नेट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन दे रहे थे। ठीक है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसा पैदा होगा जिससे कि ये जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन का जो ये कारण बन रहा है ना, इस फ्लक्स में चेंज आने का कारण तो यही बन रहा है ना, तो उसका विरोध हो सके। इस केस को देखते हैं। यहां पर क्या है, एक कंडक्टिंग रिंग है और एक मैग्नेट है। ठीक है, और हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मैग्नेट है, जहां पर नॉर्थ पोल वो कोयल की तरफ है, ठीक है, तो हमने ये फॉरवर्ड मोशन देना शुरू कर दिया। तो नेचर को तो सिमेट्री पसंद है। ठीक है, तो नेचर ये कहेगी कि आप ये फॉरवर्ड मोशन मत दीजिए। अब देखो, हमने क्या कहा था कि नेचर अपने अंदर होने वाले चेंजेस का विरोध करेगी। तो चेंज क्या हो रहा है? फॉरवर्ड मोशन, ये चेंज हो रहा है। तो नेचर चाहेगी कि ये फॉरवर्ड मोशन रुक जाए। उसके लिए नेचर को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नेचर को ये करना पड़ेगा कि ये जो कोयल है ना, कोयल का वो फेस जो कि नॉर्थ पोल की तरफ है, उस फेस में कुछ ऐसा पोल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि इस फॉरवर्ड मोशन का विरोध हो जाए। तो नेचर ये करती है कि वो फेस कोयल का जो मैग्नेट की डायरेक्शन में है, उस फेस को वो नॉर्थ फेस बना देती है, नॉर्थ मोनोपोल बना देती है। अब देखो बच्चों, कोई भी कंडक्टिंग रिंग होती है ना, अगर उस कंडक्टिंग रिंग से करंट पास हो जाए, ठीक है, तो ये कंडक्टिंग रिंग ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो एक मैग्नेटिक डायपोल है। मतलब उस कंडक्टिंग रिंग का एक फेस, सपोज ये कंडक्टिंग रिंग है, तो इसका एक फेस नॉर्थ मोनोपोल और दूसरा जो फेस है वो साउथ मोनोपोल बन जाता है। तो यहां पर कंडक्टिंग कोयल का वो फेस जो कि मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ मोनोपोल बन गया है। अब ये नॉर्थ मोनोपोल कब बनेगा? तो ये नॉर्थ मोनोपोल इस कंडीशन में बनेगा कि मैग्नेट की तरफ से देखने पर, अगर हम यहां से आंखें गड़ा करके देखें, मैग्नेट की तरफ से देखने पर हमको एंटी क्लॉकवाइज करंट मालूम पड़े। और ये करंट कौन सा है? इंड्यूस्ड करंट है ना। ये इंड्यूस्ड करंट किसने पैदा किया? इंड्यूस्ड ईएमएफ ने। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट यहां कुछ इस तरह से पैदा होगा जिससे कि कोयल का वो फेस जो मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ फेस बन जाए, नॉर्थ फेस बन जाएगा। तो क्या होगा? दोनों के बीच है ना रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा और ये रिपल्शन फोर्स इस फॉरवर्ड मोशन का विरोध करेगा। तो वास्तव में ये जो रिपल्शन फोर्स है ना, ये प्रकृति की आवाज है। ठीक है, अब बच्चों इस केस को देखिए। इस केस में आप ये मैग्नेट है ना, इसको आप बैकवर्ड मोशन दीजिए। जब आप बैकवर्ड मोशन देंगे तो नॉर्थ मोनोपोल वो इस कोयल से दूर जाएगा। तो जब नॉर्थ मोनोपोल इस कोयल से दूर जाएगा तो यहां पर जो अटैच्ड फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें चेंजेस आएंगे। और कैसा चेंज आएगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो डिक्रीज करेगा। देखो, जब फॉरवर्ड मोशन होगा ना, नॉर्थ मोनोपोल इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग रिंग की तरफ जाएगा ना, तो यहां पर जो अटैच्ड फ्लक्स है ना उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर
बैकवर्ड मोशन होने से मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जाएगा, तो यहाँ पर अटैच्ड फ्लक्स वो क्या होगा, उसका फ्लक्स जो है वो उसका डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। अब नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर ये कहेगी कि आप जिस कंडीशन में है बने रहो, चेंजेस फ्लक्स में मत लेकर के आओ, लेकिन आप तो फ्लक्स में चेंजेस लेकर के आते हो, ठीक है। तो नेचर उसका विरोध करेगी, तो विरोध करने के लिए नेचर को क्या करना पड़ेगा, तो नेचर क्या करती है कि इस कंडक्टिंग रिंग का वो फेस जो कि मैग्नेट की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, उस फेस को वो चाहती है कि इसे साउथ मोनोपोल बना दो। और अगर ये साउथ मोनोपोल बन गया तो ये साउथ मोनोपोल इस नॉर्थ मोनोपोल को अट्रैक्ट करेगा और बैकवर्ड मोशन होने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर जब हम इस मैग्नेट की तरफ से खड़े होकर के देखें, यहां से अगर हम देखते हैं तो वो फेस आपको जो दिखाई दे रहा है, जो फेस इस मैग्नेट की तरफ का है, उस फेस में क्लॉकवाइज करंट ऐसे पास होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इस तरीके से अगर करंट पास होता है तो ये वाला फेस साउथ मोनोपोल बन जाता है। अब देखो इस कंडीशन को देखते हैं, ये वाले केस को देखते हैं। तो इस केस में देखो नॉर्थ के बदले हमने साउथ मोनोपोल है ना, इस साउथ मोनोपोल को फेसिंग टुवर्ड्स द कंडक्टिंग कोयल कर लिया है। अब अगर आप इस साउथ मोनोपोल को फॉरवर्ड मोशन दोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच्ड लिंक्ड विद दिस कंडक्टिंग कोयल विल इंक्रीज, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप फॉरवर्ड मोशन देते हो तो, ठीक है। अब है ना ये फॉरवर्ड मोशन चल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टिंग रिंग के साथ अटैच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज है तो फिर फ्लक्स में चेंज है तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे कि वो फेस जो मैग्नेट की तरफ का है, रिंग का वो फेस जो मैग्नेट की तरफ का है, वो साउथ मोनोपोल बन जाएगा। अब आप यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा कि वो फेस आपको ऐसा दिखाई देगा कि इसके अंदर जो करंट है ना, करंट का फ्लो इंड्यूस्ड करंट, ये करंट कौन सा है, इंड्यूस्ड करंट है। तो जो ये करंट का फ्लो है ना वो क्लॉकवाइज है, आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। ओके, तो क्लॉकवाइज करंट, यहां पर जो करंट का फ्लो इस तरह से होने के कारण ही ये फेस जो है कंडक्टिंग रिंग का, कौन सा फेस जो मैग्नेट की तरफ का है ना, वो फेस साउथ मोनोपोल बन जाएगा। जब साउथ मोनोपोल बन जाएगा तो इस फॉरवर्ड मोशन का विरोध करने के लिए एक रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सेम पोल रिपल ईच अदर है ना, लाइक पोल रिपल ईच अदर। तो ये रिपल्शन फोर्स प्रकृति की आवाज है और ये रिपल्शन फोर्स इस फॉरवर्ड मोशन का जो हम कर रहे हैं उसका विरोध करेगा, ठीक है। अब इस केस को देखिए, यहां पर जो ये साउथ मोनोपोल है उसका फेस ये रिंग की तरफ है और रिंग का जो ये फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये फेस जो रिंग का दिखाई दे रहा है वो मैग्नेट की तरफ है, ठीक है। जब आप बैकवर्ड मोशन लोगे इस मैग्नेट का तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल डिक्रीज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विल डिक्रीज। अच्छा, ऐसा होने पर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसके साथ अटैच्ड हो तो, कंडक्टिंग रिंग के साथ अटैच्ड हो तो कंडक्टिंग रिंग के साथ अटैच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज या डिक्रीज मतलब उसमें चेंज आएगा तो इसके अंदर, इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर करंट पास होगा, ठीक है ना। अब बात आती है करंट की डायरेक्शन की, ठीक। तो नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर ये कहेगी कि आप बैकवर्ड मोशन मत दीजिए और फ्लक्स में किसी तरह का चेंज मत लाइए, लेकिन आप तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैग्नेट को बैकवर्ड मोशन की डायरेक्शन में खिसकाते हो। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इस रिंग के अंदर रिंग का वो फेस जो कि कंडक्टर की तरफ है वो नॉर्थ मोनोपोल बन जाएगा, ठीक है। और जब ये नॉर्थ मोनोपोल बन गया तो देखो
अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये नॉर्थ मोनोपोल है ना, इस साउथ मोनोपोल को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स यहां पर क्रिएट होने वाला है, और ये अट्रैक्शन फोर्स ये कहेगा इस बैकवर्ड मोशन को कि तुम रुक जाओ, है ना, क्योंकि बैकवर्ड मोशन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल के द्वारा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट किया है ना, ये नेचर ने क्रिएट किया है, ये नेचर की आवाज है जो बोल रही है कि हम इस एक्सटर्नल फोर्स का, मतलब कि इस बैकवर्ड मोशन ऑफ मैग्नेट का हम विरोध करेंगे। तो ये जो नॉर्थ मोनोपोल क्रिएट हुआ है, जब आप इस मैग्नेट की तरफ से देखोगे, ठीक है, तो आपको ये जो फेस दिखाई देगा, इस फेस में आपको इलेक्ट्रिक करंट पता चलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिखाई नहीं देता है, वो तो मैं आपको फेस की डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कुछ इस तरीके से पास होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ये आई इंड्यूस्ड, ठीक। तो जब आप इस मैग्नेट की तरफ से आप देखोगे तो ये करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने सभी केसेस में देखे, चाहे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल को कंडक्टिंग रिंग की तरफ वाली डायरेक्शन में रखो और मैग्नेट को आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन दो, तो ऐसे केस में इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो अपने ही जनरेटर का, जो उसे बना रहा है, उसका विरोध कर सके। और कौन बना रहा है, ये जो मैग्नेट है ना, उसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन बना रहा है, ठीक है, वही कारण है ना फ्लक्स में चेंज होने का, ठीक है। अच्छा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉज है वो चेंज इन फ्लक्स है, और यहां पर चेंज इन फ्लक्स का कॉज बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन है मैग्नेट का, ठीक है ना। अच्छा, अब जो फेराडेज लॉ था वो क्या था, फेराडेज लॉ तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे रहा था, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स, ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कितने इतने टाइम ड्यूरेशन में इतना चेंज इन फ्लक्स हुआ, ठीक है। अब हमको बात करनी डायरेक्शन की, तो देखो जो हमने क्या कहा अभी लेंड्स लॉ में, लेंड्स लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो अपने ही कोज का विरोध करता हुआ पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोज कौन है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, है ना, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो उसका विरोध करता हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो विरोध करता हुआ मतलब कि ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन मतलब ये अपोज के बारे में बता रहा है। जो बच्चे अभी मेरे द्वारा भेजे हुए, मेरे द्वारा प्रोड्यूस्ड ये जो नोट्स हैं उनको ओपन करके बैठे हुए हैं, तो वे तो नोट्स को देख रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं हमारे साथ में, तो वे बच्चे मेरे द्वारा प्रोड्यूस इन नोट्स को मंगवा सकते हो। फ़ोन कॉल आपको नहीं करना है, फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको केवल और केवल मैसेज ही करना है। चलो हम लेंड्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं, और वो बच्चे जिनके पास अभी तक मेरे नोट्स नहीं हैं तो वो चाहे तो ये लेंड्स लॉ के स्टेटमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेंड्स लॉ क्या कहता है, डायरेक्शन या पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है इज सच दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द रीजन कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से पैदा होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही पैदा करने का जो कारण है ना, उसका कारण का विरोध करता हुआ पैदा होता है। ये फिगर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेंड्स लॉ से क्या ये बात समझ में तो नहीं आई कि फ्री फोगट में इलेक्ट्रिक करंट को पैदा किया जा सकता है, फ्री फोगट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। देखो हमारे पास में ये एक कंडक्टिंग रिंग है, और इस कंडक्टिंग रिंग की तरफ जब इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मोशन दिया गया या बैकवर्ड मोशन दिया गया, सपोज नॉर्थ पोल वो फेसिंग टुवर्ड्स दिस कंडक्टिंग कोइल है, ठीक है ना, तो ये रहा नॉर्थ पोल। तो जब नॉर्थ पोल को मैं फॉरवर्ड मोशन या बैकवर्ड मोशन देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर अपने आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ये तो फ्री फोगट की एनर्जी मिल गई,
ठीक है। लेकिन ये भी प्रकृति का नियम है कि फ्री फोगट में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर कौन सी एनर्जी दी जा रही है, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं फॉरवर्ड मोशन स्टार्ट करता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथों से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि फॉरवर्ड मोशन हो सके। ठीक है, अब जब मैं अपने हाथों से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ इस मैग्नेट के ऊपर फॉरवर्ड मोशन करने के लिए, तो मतलब यहाँ पर वर्क डन बाय मी हो रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो, जितना फोर्स मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड मोशन देने के लिए, तो सपोज ये नॉर्थ पोल है, तो वो फेस कंडक्टिंग कोयल का जो फेस मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचर ये कह रही है कि आप ये फॉरवर्ड मोशन मत दो, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कोयल मत करो। ठीक है, तो इस फॉरवर्ड मोशन का विरोध करने के लिए, सपोज ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा कौन सा, रिंग का, कंडक्टिंग रिंग का वो फेस जो कि मैग्नेट की तरफ है, वो नॉर्थ फेस, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स देता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स मिलता जाएगा। और ये मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स प्रकृति की आवाज़ है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो रिपल्शन फोर्स है, इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं वर्क डन करूंगा तब कहीं जाकर के मुझे ये एनर्जी मिलने वाली है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर ये रिपल्शन फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट को आपने बस एक बार खिसका नहीं था, ये ऑब्जेक्ट तो चलता चला जाता। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लगातार प्रोड्यूस होता रहता, तो ये तो फ्री फोकट में एनर्जी जनरेट हो जाती। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, दुनिया में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और किसी भी अचीवमेंट के लिए फ्री फोकट का कोई रास्ता नहीं है, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं कि जो ये मैकेनिकल एनर्जी दी जा रही थी मेरे द्वारा, ये मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हुई है इस इलेक्ट्रिक करंट में। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी देना बंद कर दोगे तो इस कंडक्टिंग कोयल के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट कुछ भी नहीं पैदा होने वाला। ठीक है, तो हमने ये भी तो देखा है कि जब हम फॉरवर्ड मोशन या बैकवर्ड मोशन देना बंद कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कंडक्टिंग कोयल, उसमें चेंजेस आने बंद हो जाते हैं और कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पैदा ही नहीं होता। ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट तब तक पैदा होता रहेगा जब तक ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन चलता रहेगा, मतलब कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कंडक्टिंग कोयल में चेंज आता रहेगा, चाहे वो इंक्रीमेंटल चेंज हो चाहे वो डिक्रीमेंटल चेंज हो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ है। ठीक है, जो कि पैरेलल है लेंड्स लॉ के, या ऐसा समझ लो कि जो लेंड्स लॉ है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के पैरेलल है। लेंड्स लॉ इज पैरेलल विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, देखो, इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट देयर विल ऑलवेज बी attraction force or repulsion force between conducting coil and magnet, so that during relative motion of coil and magnet mechanical work has to be done to overcome one of these forces. तो वर्क डन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्री फोकट में पैदा नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर ये बात हमको ये बता रही है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में पैदा होता है, जिससे कि जब आप मैग्नेट का फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन लेते हो, चाहे आप मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ मोनोपोल को कोयल की तरफ रखो और फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन लो, तो कंडक्टिंग कोयल और मैग्नेट इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स पैदा होगा। और ये अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स कुछ ऐसा होगा कि वो आपके द्वारा करवाए जा रहे मोशन का विरोध करता हुआ होगा। ठीक है ना, और आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। और ये जो मैकेनिकल वर्क है ना,
मतलब कि आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और ये एफ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मैकेनिकल वर्क एक्सटर्नल होगा और ये मैकेनिकल वर्क ही इस अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करेगा और ये वर्क डन जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम लोग जनरेटर रूल भी बोलते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने पहले पढ़ा था और क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड आपके पास में, तो लेफ्ट हैंड में ये अंगूठे पर थंब पर लिख लो एफ, यहां पर लिख लो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर लिख लो करंट इस उंगली में, ठीक है। और तीनों को स्ट्रेच कर दो, ये स्ट्रेच कर दिया। तीनों को ऐसे स्ट्रेच करना है जिससे कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर मान लो कि आपके पास में ये कंडीशन है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ हो और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा हो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, मतलब उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता किया करते थे, ठीक है। तो सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इन मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा जो फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन होगी, ठीक। आपको एक बार आपने ये उंगलियां जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर ली लेफ्ट हैंड की, तो ये लेफ्ट हैंड को आप इस सिस्टम को कैसे भी मोड़ लो, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है कि ये तीनों उंगलियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अब बात आती है फ्लेमिंग्स जनरेटर रूल, मतलब कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आपके पास राइट हैंड है ना, माई हैंड इज ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट, ओके। तो ये मैंने क्या किया, यहां पर मैंने थंब पर लिखा है एम और फर्स्ट फिंगर पर लिखा है मैंने बी और इस मिडिल फिंगर पर लिखा है मैंने सी। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब है करंट और एम का मतलब है मोशन, ठीक है। जब आप इन तीनों फिंगर्स को, कौन सी, राइट हैंड की इन तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करते हो और कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हो कि वे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ये मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब देखो आपके पास कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर में नहीं बोल रहा, मैं केवल कंडक्टर बोल रहा हूं बस। मान लो कि आपके पास में गोल्ड की बनी हुई एक रोड है, सर गोल्ड की बनी हुई रोड मिल जाएगी तो कौन मगजमारी करेगा, यहां पर कर लो। सपोज मेरे पास में गोल्ड की बनी हुई ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड गोल्ड की बनी हुई है, कंडक्टिंग रोड है, और इस कंडक्टिंग रोड को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाता हूं, सपोज ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और उस कंडक्टिंग रोड को मैं थंब की डायरेक्शन में मोशन करवाता हूं, तो ये जो मिडल फिंगर की डायरेक्शन है ना, उस मिडल फिंगर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फिर से चलो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को मैं इस मोशन वाले, मतलब थंब वाली डायरेक्शन में मोशन करवाता हूं, ठीक है। तो सपोज ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं थंब की डायरेक्शन में मोशन करवाता हूं ऐसे, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा ना, वो ये जो मिडल फिंगर है जहां पर हमने सी लिखा था ना, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां पर है ना, अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने एक गोल्ड का बना हुआ रोड, एक कंडक्टिंग रोड रखी है और उस कंडक्टिंग रोड को अगर आप मोशन देते हो तो कंडक्टिंग रोड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग ये राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, सॉरी ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड यूज करते हैं, न कि राइट हैंड थंब रूल। फिर से बोल रहा हूं,
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। इसका नाम ही है जनरेटर रूल, फ्लेमिंग्स जनरेटर रूल। जिनको बात ठीक से समझ में आ चुकी है उनके लिए आज की सभा समाप्त होती है। और जिनको अभी प्रैक्टिस करनी है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग कंडीशन की, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, तो वो कर ले। देखो मान लो कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बना रखी हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें मैं बना देता हूँ एक कंडक्टर। तो ये रहा एक कंडक्टर, ठीक है। और इस कंडक्टर को मैं मोशन देता हूं पेज से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैं मोशन दे देता हूं, ठीक। इस कंडक्टर को मैं खींच के बाहर निकालूंगा। तो बताओ कि यहां पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ना, जिस पर मैंने बी लिखा है, उस फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच करना है इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रेच किया। अब उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर रोड है ना, इस रोड की डायरेक्शन में आपको मिडल फिंगर को स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो कर लिया, ओके। तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो थंब की डायरेक्शन में आपको मोशन देना है इस कंडक्टिंग रोड को। तो इस कंडक्टिंग रोड के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट जो आपकी ये मिडल फिंगर जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है ना, उस डायरेक्शन में आई इंड्यूस्ड, ठीक है। चलो दूसरी कंडीशन, मान लो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनसाइड द पेज जा रही है ऐसे, और आपने एक कंडक्टिंग रोड रखी हुई है ऐसे, और इस कंडक्टिंग रोड को आप मोशन दे रहे हो ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को रख लो ऐसे अंदर जाती हुई। उसके बाद में ये जो भी बात चल रही है वो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड की बात चल रही है बच्चों। उसके बाद में ये जो कंडक्टिंग रोड है ना, इस कंडक्टिंग रोड को अलाइन कर लो अपनी मिडल फिंगर के साथ में, और मिडल फिंगर के साथ में अलाइन करने के बाद आप मोशन दो, मतलब कि थंब की डायरेक्शन रखो इस मोशन की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन रख लो, ठीक है। तो ये मैं करता जा रहा हूँ, तुम भी करते जाओ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा वो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में बन रहा है, आई इंड्यूस्ड। चलो यहाँ पर मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग रोड रखी हुई है, ठीक। और ये जो कंडक्टिंग रोड है ना, इस कंडक्टिंग रोड को मैं इस डायरेक्शन में मोशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें मोशन की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर रखनी है। तो फर्स्ट फिंगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो अलाइन कर देता हूं, और थंब को मुझे कहां पर अलाइन करना है, पहले तो तीनों को स्ट्रेच कर लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब को कहां पर अलाइन करना है, जिस डायरेक्शन में मोशन दिया था ना उस डायरेक्शन में थंब को अलाइन करना है। मैंने मोशन दिया था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो कंडक्टिंग रोड थी वो कंडक्टिंग रोड तो ये मिडल फिंगर है ना, इसके साथ में अलाइन थी, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये थंब की डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने रोड को चलाया था ऐसे। तो मेरी तरफ जो ये सबसे बड़ी फिंगर है ना, मिडल फिंगर जो मेरी तरफ है, ठीक है, ये मुझे डायरेक्शन बता रही है कि जो करंट है ना वो मेरी तरफ आती हुई डायरेक्शन में इस कंडक्टिंग रोड के अंदर फ्लो होगा, ठीक है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।